हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका शिक्षा नेशन में। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा। आइए बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, इनऑर्गेनिक कर रहे हो, केमिस्ट्री के कोर की बात कर रहे हो, तो ये बातें जरूर समझ में आनी चाहिए। भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, ट्रिक क्या लगा सकते हैं, कैसे हेल्प करेगा, आइए चर्चा करते हैं इस पे। पहली बात तो ये बेटा, हाइब्रिडाइजेशन है क्या, कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, बहुत सीधी सी बात है। एक बार हमारे पॉलिंग साहब बैठे हुए थे और उन्होंने देखा अपनी लैब में बैठे बैठे कि यार चलो, बहुत देर से कुछ करा नहीं है, लॉक कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा चलो भैया, एक बार जरा CH4 के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। अब CH4 के स्ट्रक्चर को स्टडी करने चले, बड़े ध्यान से सुनना भाई साहब, ये एक बार कॉन्सेप्ट बन गया, हाइब्रिडाइजेशन आनंद आ जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो, कार्बन सेंट्रल एटम है ना यार, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर 6 है। तो अगर हम देखें तो क्या है, 1s2 2s2 2p2, ये आउटर मोस्ट, ये इनर वाला। और क्योंकि हम जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट में खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही माना जाता है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनर वाले को तो नमस्ते कर दी गई, कहा आप तो निकल लो भाई, आपकी जरूरत है नहीं, खाली इनको देखा गया। अच्छा, उन्होंने कहा देखो जी, अब है क्या, अगर मैं इनको देखूं, डब्बा बना लेता हूं। खाली आउटर मोस्ट वालों का डब्बा बनाया, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हैं और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत ही खूबसूरत सी बात है। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में गुलू गुलू हुई, जिसकी वजह से हुआ क्या, कार्बन का जो ये बेचारा पेयर्ड करके बैठा था, कहता यार वैसे रिपल्शन झेलना पड़ेगा, वैसे एनर्जी हाई हो जाएगी, क्यों ना कूद ही जाऊं, एक्साइट हो जाऊं। तो कार्बन पहुंच जाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट थी भाई, शरीफ स्टेट, फिर ये थी एक्साइटेड स्टेट। सामने किसी को देख के एक्साइट हो गया इसका इलेक्ट्रॉन और हायर एनर्जी ऑर्बिटल में कूद गया। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन तो बेचारा 1s1 ही है। तो पॉलिंग साहब ने कहा देखो, मुद्दा ये है, कार्बन का एक तो ये s ऑर्बिटल है 2s1, गोला बना लो भाई, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। बाकी तीन को इस प्रकार बना लो। और जो रही बात हाइड्रोजन की, तो वो तो s लेकर ही आएगा, 1s1। तो इस तरह बन जाना चाहिए। तो पॉलिंग साहब के हिसाब से ऐसा लगा उन्हें कि ऐसा करते हैं, CH4 में 3 बॉन्ड की लगभग सेम सी एनर्जी आएगी, क्योंकि वो कैसे हैं बेटा, वो sp ओवरलैपिंग से हैं और एक ss ओवरलैपिंग से, तो चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम नहीं होगी। इतना कह के उन्होंने अपने एक चेले को, अपने स्टूडेंट को बोला, जाओ भाई, जाके देखो, इसको डालो मशीन वगैरह में, इसकी एनर्जी निकालो। और वो चाय वाय पीने बैठ गए। जब वो थोड़ी देर में चाय पी रहे थे, वो स्टूडेंट भागा भागा आया, कहता जी सर गजब हो गया। सर ने कहा किसके हुआ तो उन्होंने कहा जी गजब हो गया। कह रहे कैसे? कहते भाई साहब सीधी सी बात है, चारों बॉन्ड की एनर्जी जो है सेम आ गई है। अब ये कैसे हो सकता है भाई, हम तो जान पा रहे हैं, अगर ये और ये सेम टाइप हुआ तो डिफरेंट था, तो चारों की एनर्जी सेम तो नहीं आ सकती थी, परंतु आ गई। आ गई तो क्या किया जाए। पहुंचे भाई साहब, बॉलिंग साहब बड़े बेचैन हो गए थे, क्या हो गया समझ नहीं आया, परेशान हो गए। उन्होंने कहा चलो आज लैब वैब बंद करते हैं, घर जाते हैं, कल बात करेंगे इस पे। अच्छा, पॉलिंग साहब घर चले गए। घर जाके उन्होंने देखा कि उनकी जो वाइफ है, वो बच्चों के लिए पराठे बना रही हैं। टेंशन में थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ ने 2 आलू लिए, एक आलू छोटा था, एक आलू बड़ा था। 2 बच्चे थे पॉलिंग साहब के। अब सीधी सी बात है, अगर एक बच्चे के आलू के पराठे में बड़ा आलू पहुंच जाए और एक में कम आलू पहुंच जाए, दोनों बच्चों में तो लड़ाई हो जाएगी। तो उन्होंने देखा उनकी वाइफ ने इस वॉर को अवॉइड करने के लिए दोनों आलूओं को मिलाया और इक्वल प्रोपोर्शन में अलग कर दिया। ठीक है जी। तो अलग कर दिया, दोनों पराठों में सेम अमाउंट ऑफ आलू पहुंच गया। ये देखना ही था कि एकदम से बॉलिंग साहब के दिमाग में यूरेका मूवमेंट आ गई। वो भागे भागे लैब में गए। उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा होता जैसे वो दोनों आलू थे ना, एक छोटा एक बड़ा, मिक्स कर दिया, इक्वल प्रोपोर्शन में अलग कर दिया, वैसे ही बॉन्डिंग से पहले के चारों ऑर्बिटल आपस में मिल जाते होंगे, है ना जी। अरे जैसे वो दोनों आलू लिए, एक छोटा से बड़ा मिला के इक्वल प्रोपोर्शन में अलग कर दिया, ये चारों मिल जाएंगे और इक्वल प्रोपोर्शन में अलग हो जाएंगे। कौन कौन मिला है रे, एक एस और 3 पी, हमें मिलेंगे 4 ऑर्बिटल और जो होंगे sp3। अरे आलू गोभी मिलाओगे तो आलू गोभी, sp मिलाओगे तो sp, एक एस और 3p तो sp3, है ना जी। अच्छा जी, अब ये उन्होंने हमें दिया है। अब जिस प्रकार ये पूरी कहानी हाइपोथेटिकल है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी हाइपोथेटिकल है। अब से इसको हाइब्रिडाइजेशन ही क्यों बोला? भाई देखो, जो बात ये ऑर्बिटल हम देखें, इसमें s और p मिला के बनाई गई है। s और p मिला के यानी 2 चीजों को मिला के तो हाइब्रिड हो गया ना। 2 को मिला के तो ये जो नए बनने वाले ऑर्बिटल होंगे, जो ये बने हैं,
इन्हें कहा जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान से देखो बेटा, पहली बात तो ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, सब लोग ध्यान रखना, दिस इज बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन इज हाइपोथेटिकल। जैसे मेरी पूरी कहानी क्या थी, हाइपोथेटिकल, तो ये भी क्या है, हाइपोथेटिकल। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो जरा, जो भी किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, अगर, सुनो ध्यान से, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बॉन्ड नीट की सीट के साथ बने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बॉन्ड जेई की सीट के साथ बने, अगर तुम चाहते हो कि अपने जीवन में तुम जो प्राप्त करना चाहते हो, बेटर जॉब, बेटर स्किल, उसके साथ तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो पाए, तो इस चीज को ध्यान देखो, ये है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है इसमें, बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन के सारे वैलेंस जो ऑर्बिटल थे वो मिक्स होकर सेम एनर्जी लेवल पे आ गए। अगर तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारा हर थॉट, तुम्हारा हर विचार एक एनर्जी लेवल पे है, एक स्वर में कह रहा है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है, तो तुम प्राप्त कर जाओगे, तो तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा। और अगर तुम सोचते रहते हो, डायलेमा में रहते हो ना, यार हो पाएगा या नहीं, यानी तुम्हारी थॉट्स की एनर्जी लेवल सेम नहीं है, तो तुम नहीं बॉन्ड बना पाओगे अपने उस लक्ष्य के साथ। अपने लक्ष्य से बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हारी सारी एनर्जी एक ही लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है जी, पूरे जोश के साथ। ठीक वैसे ही देखो, इतनी बड़ी बात समझा क्या हाइब्रिडाइजेशन कि बॉन्डिंग से, ये ध्यान रखना बेटा, ये यूज होगा बॉन्ड बनाने से पहले हमारे जो ऑर्बिटल हैं, वैलेंस हम जो बात बोल रहे हैं, वो सारे किस पे आ जाएंगे, सेम एनर्जी पे आ जाएंगे। इस बात को अपने जहन में रखना है, ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, और इस प्रकार से हमने निकाल लिया, ये sp3 हो गया। अब इसके बारे में और लंबी क्लास जो होती है उसमें बताया जाता है। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं ट्रिक की, यानी फॉर्मूले की। और भी ट्रिक्स है मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन की, जानने के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं भाई साहब, तो कहीं तो आना पड़ेगा भाई, है ना। तो अब ये देखो जरा ध्यान से, कुछ भी नहीं है, कह रहा है जैसे CH4 का निकाला हमने, CH4, तो पहले निकाल लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है रे, कार्बन, तो ये हाफ ले लिया हमने, हाफ। सेंट्रल एटम निकाल लो, कितना हो गया सेंट्रल एटम हमारे पास, 4 हो गए इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब हो गया एक वैलेंसी वाले, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ, वैलेंसी कितनी है, एक, तो 4 है ये भी। ध्यान से देखना, कि जो नंबर आएगा इसके बेस पे निकालेंगे। उसका चार्ज ऑन एनायन, क्या एनायन दिख रहा है भाई साहब, नहीं। उसका माइनस चार्ज ऑन कैटायन, क्या दिख रहा है भाई साहब, नहीं। देखो इसका भी लॉजिक है, अगर एनायन होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाता, तो मैं ऐड कर देता, अगर कैटायन होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता, तो मैं माइनस कर देता, है ना। तो कितना आ गया नंबर मेरे पास, ये सर ये नंबर आ गया 4। अब आपको ध्यान रखना है, अगर ये नंबर आ जाए, अगर ये नंबर आ जाए 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, नंबर आ जाए 3 तो sp2, नंबर आ जाए 4 तो sp3। जैसे यहां आ गया 4, तो इसका कितना हो गया बेटा, sp3। नंबर आ जाए 5 तो sp3d, नंबर आ जाए 6 तो sp3d2, और 7 पे sp3d3। अब जैसे और ले लो एग्जांपल, और ले लो एग्जांपल, जरा इसको साफ करेंगे, एक एग्जांपल मस्त और लेंगे, जरा देखना जरा सारे बालक, ये CH4 लिया था मैंने, अब अमोनिया ले लेता हूं, अमोनिया, हाँ जी, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया इसके अंदर, सेंट्रल एटम हो गया बाबू इसके अंदर नाइट्रोजन, वेरी गुड, निकाल लेते हैं। सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बात। कितने मोनोवेलेंट है भैया, 3 हाइड्रोजन है, मोनोवेलेंट भी हो गए 3। सर ये फिर से 8/2 आ गया, सर ये फिर से 4 आ गया, सर ये फिर से sp3 हो गया। चलो बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू किसी को, बहुत आसान। एक और लेंगे सर, एग्जाम्पल कराओ तभी तो आएगा मजा, नहीं तो कैसे आएगा मजा। आओ बेटा कर लेते हैं एग्जाम्पल, CO2 को ले लेते हैं। CO2 में देख लो भाई साहब, हाफ, कार्बन के 4, ऑक्सीजन क्या मोनोवेलेंट है रे, ना ना ना, ऑक्सीजन कैसे मोनोवेलेंट, अबे 2 लाता है वैलेंसी, है ना, तो ये तो लिया नहीं जाएगा, लिया नहीं जाएगा तो हटाओ, फिर तो 2 आ गया, सर ये तो sp हो गया है। कोई दिक्कत है बाबू किसी को, बहुत आसान चल रहा है मामला, कोई टेंशन नहीं है। और लगा लो, और लगा लो, और लाओ रे, जरा NH4+, एक चार्ज ले लें, जरा आनंद लिया है जिंदगी में, NH4+ ले लो। सर ये फिर से हाफ ले लिया आपने, ये आपने फिर से 5 नाइट्रोजन, 4 मोनोवेलेंट है, अरे भाई साहब बोर्ड हमारा, 4 मोनोवेलेंट है। उसके बाद एक कैटायन का -1 मारने का है, बिंदास 8/2 बोलने का है, 8/2 बोलने का, फिर से 4, ये भी आ गया रे sp3, कोई दिक्कत है बाबू, आसान है। चलो मजा आ रहा है जिंदगी में, हाँ ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएंगे, हाँ नहीं कोई दिक्कत तो नहीं जी। और ले लो भाई साहब, PCl5 ले लो, हाँ तो यहाँ लगाएंगे 5,
और यहाँ लगाएंगे 5 मोनोवेलेंट हो गए। कैसे भैया, कैसे भैया, कैसे? फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 5 Cl मोनोवेलेंट है, 5 आ गया, क्या हो गया रे 5 पे? sp3d, मस्त बिल्कुल, है ना? कोई ऐसी खास टेंशन नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत मजेदार चीज आ गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताओ, कि अब तो ये ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो वहां बड़ा मजेदार आएगा। हम अगर देख पा रहे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ देखेंगे इस बात को, कि अगर हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास हो गया ये एल्केन, हमारे पास हो गया ये एल्कीन, और हमारे पास हो गया ये एल्काइन। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ना बेटा, है ना, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ये ध्यान रखना भाई साहब, ये ध्यान रखना। हो सिग्मा, क्या मतलब है रे हो सिग्मा? एच ओ मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा माने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बस खत्म कहानी। पाई से इनका कोई लेना देना है नहीं, पाई बनाते नहीं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम बाबू ये है, दूसरे सेंट्रल एटम बाबू ये है, इनके 4 सिग्मा है, तो ये sp3 बनाएंगे, ये भी sp3 बनाएंगे, मस्त बोले तो कोई दिक्कत तो नहीं। अरे बाबू सीधी बात है ना, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतनी ही जरूरत होगी, टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी ट्रिक याद रख लो भाई साहब। यहाँ कितने हैं भाई साहब? 3 सिग्मा, तो ये sp2 है, आहा, ये भी sp2 है, और ये sp हो गया, ये sp। ऐसा काहे सर? अरे 2 सिग्मा इसके और 2 सिग्मा इसके रे, कोई टेंशन। सेंट्रल एटम के हिसाब से देखना, पूरा मॉलिक्यूल का नहीं देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अभी तो 15-20 मिनट समझा रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी चाहिए डालो कमेंट बॉक्स में, थोड़ी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी ना, तभी तो हमारा मजा आएगा, नहीं तो फिर अब कभी कविता सुना रहा है, वाह वाह नहीं हो रही है, तो क्या मजा है फिर? यानी आप डालोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, तब मजा आएगा गुरु। अच्छा ये बताओ, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में एस करेक्टर कितना कितना, ये क्या बवाल होता है सर? कोई बवाल नहीं है भाई, sp3 है ना, sp3, ये है sp2, ये है sp। तो सीधी बात है, 4 में से एक, भाई s एक है, 3 p है, तो एक s है 4 में से, तो 25% s करेक्टर है, यहाँ पर 33% एस करेक्टर है, यहाँ पर 50% एस करेक्टर है, सीधी सी बात, नो बकवास। अब जितना ज्यादा एस करेक्टर, मतलब एस जितना ज्यादा होगा, ये मान के चलो, पेनिट्रेंस इफेक्ट पढ़ा होगा आपने एस का, पेरियोडिक में नहीं पढ़ा तो डाल देना, बता दूंगा। एस जितना ज्यादा होगा उतना वो न्यूक्लियस के करीब होगा, जितना न्यूक्लियस के करीब होगा, जितना न्यूक्लियस के करीब होगा, उतना इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और मोर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मोर द एस करेक्टर, मोर द एस कैरेक्टर, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, और फिर sp3 की। ठीक है भाई लोग, बड़ी सीधा सच्चा सा बात है, कोई ज्यादा बड़ी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी रही हाइब्रिडाइजेशन की छोटी सी जानकारी। अच्छा, एक बहुत प्यारी ट्रिक भी इसके अंदर बताई जाएगी, कौन कौन चाहता है, अगर यहाँ पर जैसे मैंने बताया फॉर्मूले से बता दिया, मैंने बता दिया सिग्मा बॉन्ड से बता दिया, एक और प्यारी ट्रिक है जानने के लिए, इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा लाइक हमें तो यूज़ करना पड़ेगा तरीका भाई साहब, नहीं तो हमारा कैसे पॉपुलर होगा, है ना? तो कराइए, बढ़ाइए, जरा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी मजा आएगा गुरु। और अभी BSc PRP लाने वाला हूँ, है ना, ये सारे अच्छे टॉपिक के ऊपर ले आऊँगा, और अगर आप लोग कहेंगे तो PYQ बेस्ड सीरीज भी आ जाएगी, है ना? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब, मिलते हैं भाई साहब। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, चलो पाजी, थैंक यू।